जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मोलैरिटी और मोलैलिटी, एक बार मैं रिकॉल करता हूं उसको कि हमने मोलैरिटी क्या देखा था और मोलैलिटी क्या देखा था। यहां पर हमने बोला था कि मोलैरिटी जो होगा उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि हम लोग 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। अब यहां पर देखो कैपिटल M से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और अगर हम लोग मोलैलिटी की बात करते हैं, क्या बोल रही है, अब यहां पर देखिए मोलैलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सैयारा की बात तो नहीं कर रही थी, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा किसी ने देखा क्या, उधर देखो, अभी मैंने थोड़ा सा टॉपिक क्या स्टार्ट किया, डिस्कशन शुरू, मैंने नहीं देखा है लेकिन मुझे पता है क्या होगा वहां पे, मैंने देखा नहीं बट मुझे मालूम है वहां पे क्या हुआ होगा, मूवी में क्या होगा उसको भी मालूम है। देखो अब उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग कैपिटल M से वहां पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी पे हमने क्वेश्चन देखा था, मोलैलिटी पे हमने क्वेश्चन नहीं देखा था, तो एक क्वेश्चन मोलैलिटी पर भी देखते हैं, ठीक है। नोट करिए जरा, जो लोग नहीं आए थे वो फॉर्मूला नोट करिए। क्या होमवर्क दिया था क्या, होमवर्क, क्वेश्चन 4 का ई वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं, परसेंट कंपोजिशन, अरे जिसका पूछा हुआ है उसका एटॉमिक वेट ऊपर रखो और टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट नीचे रखो इनटू 100, बस हो गया। हाँ देखो जिसका पूछ रहा है परसेंट, हाँ तो सबका अलग निकाल लो, अगर पोटेशियम का पूछ रहा है तो पोटेशियम का ऊपर रखो, बाकी टोटल नीचे रखो इनटू 100 करो, बस सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। मोलैलिटी का एक क्वेश्चन लिखो जरा, मोलैलिटी लिखो जरा, द डेंसिटी ऑफ, द डेंसिटी ऑफ, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, मोलर, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर मतलब वो मोलैरिटी की बात कर रहा है, कैपिटल M, ठीक है, ऐसे लिखा हो 3m, हाँ, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन of NaCl is 1.25 gram milliliter inverse ml inverse, 1.25 gram ml inverse. Calculate
मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या हो पाएगा बताइए? आपको क्या दे रखा है? मोलैरिटी। अगर हमको इसका, आपको क्या चाहिए? मोल्स चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो बहुत ध्यान से देखो, जैसे यहां पर अगर मुझे दे रखा है 3 मोलर, मतलब ये मोलैरिटी आपको दे रखा है। 3 मोलर का मतलब ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी। अच्छा, यहां पे NaCl का मुझे अगर मोलर मास निकालना हो तो कितना हो जाएगा? NaCl का मोलर मास क्या होता है? Na का होता है 23 और Cl का कितना होता है? 35.5। क्या? हाँ, तो 35.5 को अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 35.5 को अगर हम लोग 23 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 58.5। ठीक है, क्या हो जाएगा? NaCl। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोल रखा है कि यहां पर 3 मोलर दे रखा है। ये 1 मोल NaCl की वैल्यू है ना भाई। अगर 1 मोल NaCl है तो उसका मोलर मास कितना है? 58.5। अगर मुझे 3 मोलर बोल रखा है तो मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। 3 मोल NaCl है, इसका मतलब 3 इंटू 58.5 हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ? बोलो भाई, मल्टीप्लाई करके बताओ। 170। ओके, 175.5। 175.5 ये 3 मोलर NaCl की वैल्यू है। अब उसके बाद उसने डेंसिटी भी आपको दे रखी है। कितना दिया हुआ है? 1.25 ग्राम, और क्या दे रखा है? ml इनवर्स, ये दिया हुआ है। अच्छा, इसको अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मिलीलीटर है ml इनवर्स। अगर मुझे इसको सिर्फ ग्राम में चेंज करना हो, मिलीलीटर को हटाना हो तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई होता है। अगर मुझे ml हटाना है, ग्राम पर ml को सिर्फ ग्राम में लिखना है, तो यहां पर अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम में चला जाएगा। किस में जाएगा? ग्राम में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जब इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 123 1250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1250। ये क्या आई? डेंसिटी आई। डेंसिटी है 1250। ये कितना है? 175.5। ये कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूले में हमको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दें, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, ये पूरा क्या है? सॉल्यूशन। 1250 का मतलब क्या है? सॉल्यूशन है। और यहां पर ये जो वैल्यू आई है वो क्या है? 3 मोलर। ये सोल्यूट की बात कर रहा भाई। NaCl को हमने डिसॉल्व किया है ना, NaCl को घोला हुआ है, तो ये है सोल्यूट और ये है सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, क्या बताया था आपको? किसने बोला? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये होता है सॉल्यूशन।
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये किसके बराबर होता है? सोल्यूशन बराबर होता है। अगर सोल्यूशन में से मैं सोल्यूट को माइनस कर दूं सॉल्वेंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताओ आएगा ना। तो यहाँ पर मैं अगर मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना चाहूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो थोड़ा सा इसने डायरेक्ट नहीं दे रखा था, उसका काम ही यही था थोड़ा घुमाना, इसलिए उसने डेंसिटी आपको दे दी। जब कभी भी मोलैलिटी से क्वेश्चन पूछा रहेगा वैसे नॉर्मली वो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है, बट अगर नहीं देगा तो ऐसे डेंसिटी अगर आपको देगा तो पहले जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है उसको फाइंड कर लो और जो डेंसिटी दे रखा है उसको ग्राम में चेंज कर लो। डेंसिटी वाले में से अब कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 1000 होगा ना, 1000 और माइनस कितना हो जाएगा? 175.5। ये वैल्यू कितनी आ रही बताओ फटाफट। ओ सॉरी 1250 है। 1250 यस देख लिया। 1250 बताओ कितना आएगा अभी? NaCl दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड इसमें मिक्स किया हुआ है, तो NaCl सोल्यूट है। फिर उसने बोल रखा है कि यहाँ पर इस डेंसिटी दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml, तो इसको पहले आपको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद डेंसिटी वाले में से आपको मोलर वाले में माइनस करना पड़ेगा तो वो सॉल्वेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आया? 1074.5, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। अभी आ जाएगा क्या? अब तो आ जाएगा ना, बोलो बताओ जरा कितना आ रहा है? 105। हाँ ये ग्राम में रहेगा, ये ग्राम में होगा। सभी लोग ट्राई करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखा है कितना? 3 मोलर दिया है ना, और अपॉन कितना हो जाएगा? 1074.5। बताओ कितना आ रहा है? हाँ केजी में करना पड़ेगा। केजी में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से यहां पर क्या हो जाएगा? मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई? नंबर ऑफ मोल्स मतलब 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 1074.5 ग्राम। इसको किलोग्राम में ले जाने के लिए 3 अपॉन, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स उसने दे रखा है 3 मोल, 3 मोल बोल रखा है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो 1.074। अब बताओ कितना आ रहा है सभी लोग? आएगा 2.79। किसको? अरे किलोग्राम से ग्राम नहीं जा रहे हैं, ग्राम से किलोग्राम जा रहे हैं, ग्राम से किलोग्राम जा रहे हैं। सुनो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएं 3 मोलर 4 मोलर जो कुछ भी है, छोड़ना नहीं है। इसमें जो भी कंपाउंड आपको दिया जाए उसका मोलर मास ले लो, मोलर मास निकलना जानते हो ना, मॉलिक्यूलर मास, और उसके मोलर कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई कर दो, वो सोल्यूट का मोल्स आ जाएगा। और जो डेंसिटी दी रहेगी उसको ग्राम में चेंज कर लो, वो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का। सोल्यूशन में से और सोल्यूट को माइनस करो, सॉल्वेंट आ जाएगा, सीधे सीधे निकल आएगा मोलैलिटी। बस इतनी सी बात है। कहाँ पे? ग्राम पर ml, उसको वहां पर देखो फॉर्मूले में क्या दे रखा है हमको, जो सॉल्वेंट का मास है किस में लेना है? केजी में लेना है। तो अगर ml रहेगा तो केजी में कैसे जाएगा? इसलिए उसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना होता है।
ग्राम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम में ले जाना आसान रहेगा, ये कहने का मतलब है, इसलिए ml को वहां पर हटाते हैं। ठीक है, अरे फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वहां पर ml का कोई रोल नहीं है, इसलिए ml को वहां पर हटाया। क्यों नहीं हटा सकते? क्यों नहीं हटा सकते? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो क्या आ जाएगा? मास आएगा कि नहीं आएगा? तो डेंसिटी कितना था? 1.25, और इसको हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया 1000, तो आ जाएगा ग्राम में। इस तरह से 1000 कैसे आया? 1 लीटर 1 dm क्यूब ना, और यहां पर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या बताया गया था? 1000 ml, ये बोला गया था आपको, याद है कि नहीं? आप इतना समझो कि कभी भी अगर ml दे रखा है, उसको मोल पर ml दे रखा है, मोल पर लीटर नहीं, मोल पर ml या फिर ग्राम पर ml, तो उसको ग्राम में ले जाने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना ध्यान देना। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? अरे 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 होते हैं ना भाई, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। वो ml में दे रखा है, पर ml में दे रखा है, उसको अगर हमको लीटर में ले जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये कहने का मतलब है। 1 लीटर सोल्यूशन के लिए हमने डेंसिटी निकाली है। देखो, वो ग्राम पर ml में डेंसिटी दिया हुआ था, 1 ml के लिए दिया हुआ था। सभी लोग मेरी बात समझे? इधर देखो, इधर इधर मेरी तरफ। वो जो डेंसिटी दे रखा है वो 1 ml के लिए दे रखा है। अगर मुझे 1 लीटर के लिए निकालना होगा तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है या अभी भी नहीं? बोलो फिर से। देखो, 1.25 ग्राम अपॉन ml लिख सकते हैं क्या? बताइए, वही तो है ना, ग्राम ml इनवर्स। अगर मुझे ml को लीटर में जाना है तो 1 ml कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1000 लीटर हो जाएगा। तो 1 अपॉन में जाएगा तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना। देखो, 1 ml यहां से क्या लिख सकते हो? 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब 1 ml अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा? अब इसको हम लोग 1 अपॉन 1000 लिख सकते हैं, तो 1000 ऊपर नहीं जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। सिंपल है। तो वहां से आएगा 1.25 इंटू 1000 ग्राम। इतना आपको समझाना नहीं है, तो मैं आपको समझाने चला गया। आपको इतना बताना है कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन के लिए हमको निकालना है, वो ml में दे रखा है, 1 ml की वैल्यू दे रखी है वो। अगर हमको 1 लीटर के लिए निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतनी सी बात है। उसने क्या बोला हुआ है? आपने मीटर को किलोमीटर में चेंज किया है, तो 79.0 किलोमीटर। हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? हाँ क्यों नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है तो नहीं। देखो, यूनिट आपको चेंज नहीं करना, जो वैल्यू आपको दे रखी है उसी में बताना है आपको। 3 डिजिट तक रखना था। हाँ 3 डिजिट रखना है, तो यहाँ पर 790 हो जाएगा। और क्या? अगर आपको 3 डिजिट तक रखना है तो 79000 दे रखा है। देखिए ना, उसने आपको दे रखा है, तो आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसने थोड़ी बोला है कि यूनिट आप चेंज करो, नहीं करना है। मतलब सिग्निफिकेंट में आपको क्या पूछ रहा है कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिर ना, यहां पर कितना हो जाएगा? इसमें एक्चुअल में कितने थे? 7 कहां से? 5।
1 2 3 4 5 नंबर काउंट करते हैं ना, तो यहां पर कितना, अगर 3 बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 790 790, और लिखना चाहो तो 10 की पावर 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एक नया चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जो मैंने होमवर्क दिया था वो सब लोग ट्राई करना, ऐसा मत करना कि उसको छोड़ चले, ठीक है। उसको आधी अधूरी कहानी पे परसेंट कंपटीशन आप बोल रहे थे ना, परसेंट कंपटीशन 1-2 क्वेश्चन कर लें या कर लोगे, हो जाएगा ना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखो चैप्टर नंबर 3 भी है, बट 3 में क्या है कि टोटल थियरी दे रखा है। हाँ थर्ड स्किप किया जानबूझ के, उसका रीजन ये है कि उसमें पूरा जो है एकदम पूरा थियरी दिया हुआ है, इसको फिल्टर करो उसको फिल्टर करो, ठीक है। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको हम लोग देखेंगे बट अभी नहीं देखेंगे। जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद सम क्या है वो एनालिटिकल टेक्निक, एग्जाम में आता है बहुत कम ही आता है, मतलब न के बराबर, फिर भी उसको देखना है हमको, ठीक है। फिर भी पढ़ना है, तब भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। वैसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, ऐसा नहीं बोलता हूं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में, या फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसको बहुत ध्यान सुनो। यहां पर क्या है कि एक हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, कोई ऐसा ट्यूब, एक ट्यूब मान लो जिसमें एयर नहीं है, एयर को बहुत कम किया गया है, वहां पर एयर है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कितना एयर है? 10 to the power -4 mmHg, मतलब वहां पर जैसे आप लोग बैठे हो तो आप लोगों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है कि नहीं? सभी पे, मुझ पे भी, आप पे भी, बॉडी में ब्लड का भी प्रेशर आपको मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि उस सिस्टम में एयर को निग्लिजिबल किया गया, एयर को सबसे कम किया गया, ठीक है। जैसे टायर का हवा निकाल देते हैं ना, एकदम वैसे ही। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनको कनेक्ट किया गया, बैटरी से कनेक्ट किया गया, बैटरी से कनेक्ट किया गया, बहुत ध्यान से देखना। और यहां पर प्लेट लगाया गया है, 2 प्लेट,
दो प्लेट लगाया गया, और यहां पर एक प्लेट है, खाने वाला प्लेट नहीं है। प्लेट का मतलब कैथोड और एनोड का प्लेट है, कैथोड और एनोड। यहां पर कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, यहां पर कैथोड का मतलब ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड। एनोड कैसा यहां पे, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। क्या पढ़ाते हो, पहले देखो तो, ये एक्सपेरिमेंट है, आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसको बहुत हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया, हाई वोल्टेज के साथ, हाई वोल्टेज के साथ, बहुत हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया इसको। ये उछलती क्यों रहती हो हमेशा तुम, कुछ मिलता है क्या? यहां पर इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया। अब उसके बाद देखो, जब यहां पे हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया तो कैथोड से रेडिएशंस निकलनी स्टार्ट होती हैं। कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं। और हमने यहां पर एक गैस फिल की हुई है, मान लो कोई भी गैस है, यहां पर कोई गैस हमने फिल की हुई है, ठीक है, मान लो वो गैस है ए गैस है, या मान लो हाइड्रोजन गैस हमने फिल की हुई है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। कोई भी गैस फिल कर सकते हो, चलेगा। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब हमने इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए, रेडिएशन निकलनी स्टार्ट हुई, रेडिएशन निकलनी स्टार्ट हुई। और वो जो रेडिएशन है, वो जो रेडिएशन है इस H2 के बॉन्ड को ब्रेक करता है, H2 के बॉन्ड को ब्रेक करता है। फिर से बोल रहा हूं, ये मेटल है, मेटल का प्लेट लगाया गया यहां पे जिसको कैथोड बोलते हैं, और दूसरे यहां पर एक दूसरा प्लेट लगा है वो भी मेटल का ही है, उसको एनोड बोलते हैं। और उसके बाद यहां पर क्या होगा, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मेटल कैसा होता है, M पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से हैं, इसको EM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EM। EM का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। और ये जो इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल निकलते हैं ये इसको गैस के बॉन्ड को आयोनाइज करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन गैस है ना, तो H2 के बीच में एक एक बॉन्ड बना होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये H+ बनाता है। अब हाइड्रोजन, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन गैस का ना, तो इसको Eg लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Eg। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना स्टार्ट होते हैं। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं क्या बता रहा हूं। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने एक ट्यूब लिया है, उसमें प्रेशर को बहुत ही कम रखा है, 10⁻⁻⁴ mm Hg, और उसको एक हमने हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से रेडिएशंस निकलनी स्टार्ट होती हैं, और वो यहाँ पर हमने H2 गैस को ले रखा है, हाइड्रोजन गैस को ले रखा है, तो वो उसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए, और जो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए वो यहाँ से जो गैस प्रेजेंट है, गैस को भी आयोनाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो भी इलेक्ट्रॉन निकालता है। जो हाइड्रोजन गैस है उसके इलेक्ट्रॉन को Eg- से रिप्रेजेंट करते हैं। Eg- मतलब, Eg- का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस, इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस।
और EM माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, इसको इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। ये पूरा एक्सपेरिमेंट सबको समझना है, मैं पूछूंगा क्या समझा आपने, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस और इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक है? तो ये दोनों अब साथ साथ चल रहे हैं। अभी मेटल का इलेक्ट्रॉन अकेला निकल रहा था, तो अब हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों साथ निकल रहे हैं। अब उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे, मतलब Eg माइनस और E माइनस M, ये सब साथ में यहाँ पे चलते हैं अभी, तो काफी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि एक ऐसा कोई कंपाउंड रखा हुआ है, ये जो प्लेन यहां पर रखी गई है, उसके एनोड को हमने पॉलिश्ड कर रखा है एक कंपाउंड से। कौन सा कंपाउंड है? जिंक सल्फाइड, ठीक है? जिंक सल्फाइड क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड है जिसको कहीं पे लगाने पर अगर इलेक्ट्रॉन्स उससे टकराते हैं या कोई रेडिएशन टकराती है तो वो चमकता है, जिंक सल्फाइड। और कैसा चमकता है? ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, मैंने ग्रीन लिखा भी है इसलिए, ठीक है? तो जब जिंक सल्फाइड से टकराएगा तो यहां पर क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ये कैसा दिखता है हमको? ग्रीन कलर का चमकता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? अब उसके बाद देखो, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे पता कैसे चलता है? यहां पर अगर हमने मैग्नेट रखा, अगर हमने यहां पर कोई मैग्नेट रखा तो ये मैग्नेट की तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है वो मैग्नेट की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट। अच्छा, पहले आप उसको बनाओ, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूं। मैं फिर से रिपीट करूंगा अभी, डोंट वरी। साथ साथ चलते हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं वहां से। हमको पता कैसे चला कि वो इलेक्ट्रॉन है? अभी रेडिएशंस निकल रही हैं, वही बता रहा हूं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कैसे, हमको मालूम कैसे चला कि वो इलेक्ट्रॉन ही है जो निकल रहा है। अभी आगे बात कर रहे हैं इसके बारे में। अब उसके बाद देखो यहां पे, हाँ H3 मर्क्यूरी है ना। हम लोग प्रेशर को किसमें उसका आइडेंटिफाई करते हैं? MmHg। उसका जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है उसको mmHg रिप्रेजेंट करते हैं ना, mm इंटू Hg, ठीक है? प्रेशर जो होता है उसको mmHg में फाइंड किया जाता है। अब उसके बाद देखो, एक बार फिर से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनको डाउट है फिर से देखो। मैंने क्या किया, एक ट्यूब ले रखा है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद एक साइड, एक प्लेट को कैथोड बोलते हैं, दूसरे साइड प्लेट को एनोड बोलते हैं। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब इसको हम लोग हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो मेटल होता है ना, वो यहाँ से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करता है। मेटल आयनाइज होता है क्योंकि उसको रेडिएशन मिलती है, करंट मिलता है, तो करंट मिलने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर एक गैस भरी हुई है जिसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस की जो H2 के H सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये उस बॉन्ड को ब्रेक करता है और हाइड्रोजन को भी आयोनाइज करता है। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हाइड्रोजन को भी आयोनाइज करता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अभी तो सिर्फ मेटल के इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जब वो गैस के बॉन्ड को ब्रेक करता है तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है और मेटल से भी इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा था। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलकर कहाँ पर जाते हैं? एनोड के साइड जाते हैं। और जब इस प्लेट से टकराते हैं तो एक वहाँ पर चमकीला आपको कुछ दिखाई देगा, वो ग्लो करता है। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। और वो क्या होता है? जिंक सल्फाइड। क्या होता है? जिंक सल्फाइड। इतनी बातें हमने अभी तक की हैं, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर
कुछ और चीजें हैं, जैसे मान लो मैग्नेट रखा गया, मैग्नेट रखा, मैं इसको हटा दूं, जब यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक मैग्नेट रखा गया तो मैग्नेट को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। मैग्नेट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। दूसरी बात, एक चीज और, अगर यहां पर ये क्या बना दिया, उन्होंने ये देखा कि अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड या कोई सब्सटेंस रखते हैं बीच में, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके बीच में हमने कोई एक सब्सटेंस रख दिया, तो वो उसका मिरर इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है, मिरर इमेज यहां पर बना रहा है, एकदम मिरर इमेज बन रहा है पीछे की साइड, मिरर इमेज बन रहा है। मिरर इमेज, जैसे आपने वो कभी देखा है आपने फिरंगी जो हवा में ऐसे लगा हो तो बहुत तेज घूमता है ऐसे ऐसे करके, कभी लिया है वो सब? हाँ, एकदम वैसे ही है, एकदम वैसे ही। अगर उसको क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं ना, जो घूमता है। अगर उसको हमने यहां पे रखा तो उसका एक मिरर इमेज पीछे की तरफ बनता है, एक शैडो हमको दिखाई देता है पीछे की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स की साइड में अगर रखा जाए तो, इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकल रहे हैं उसके ठीक बीचों बीच रखा जाए तो ये एक मिरर इमेज बनाता है। साथ ही साथ ये उसको मूव भी करता है। भाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, टकराएंगे उससे, और जब टकराएंगे तो क्या करेगा, घूमेगा ना, मूवमेंट होगी उसमें। दूसरी बात ये, अगर हमने यहां पर इसको दो प्लेट रखा, जैसे मान लो, चलो इसको ऐड कर देता हूं, आपकी बुक में इतना सब कुछ नहीं दे रखा है जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, उसने सिर्फ यही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, टकराए के खत्म हो गया, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी बताना चाहता हूं जिससे आपको मालूम चले कि वो इलेक्ट्रॉन ही था, कैसे पता चलेगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर यहां पर कोई मैग्नेट रखा जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, वो इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उस मैग्नेट की तरफ भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही साथ अगर हमने यहां पर दो प्लेट रखा, दो प्लेट है मान लो, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ झुक गए भाई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये सबसे बड़ा साइन था, दो प्लेट रखे, एक नेगेटिवली चार्ज, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज, तो वो नेगेटिव की तरफ नहीं गया, किधर आया, पॉजिटिव की तरफ। इससे ये प्रूव हो गया कि जो कैथोड रे वहां से निकल रही है, जो कैथोड रे वहां से निकल रही है वो एक्चुअल में नेगेटिवली चार्ज्ड है, और नेगेटिवली चार्ज्ड को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन वहां से निकले, इलेक्ट्रॉन किसके किसके हैं, मेटल के भी हैं और गैस के भी हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोई भी चीजें आती है वो उसको क्या करता है, उसकी मिरर इमेज बनाता है, उसका इमेज बनाता है पीछे के साइड। दूसरी बात, अगर मैग्नेट रखा गया तो मैग्नेट की तरफ क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। तीसरी चीज, अगर यहां पर दो प्लेट रखी जाए, एक नेगेटिवली चार्ज और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करता है, झुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कैथोड रे है, जिसको हम लोग कैथोड रे बोले हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और उस नेगेटिवली चार्ज को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। क्या इतनी बातें क्लियर हैं, बताइए। हाँ, इमेज बने, वही बता रहा हूँ कि अगर उसके इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहे हैं, अगर उसके ठीक बीचों बीच, उसके फ्रंट पे अगर हम लोग कोई एक सब्सटेंस रखते हैं, खासकर वो सब्सटेंस जो मूव कर रहा हो, सर्कुलर मूव कर रहा हो, तो उसका एक इमेज बनता है पीछे के साइड, मतलब एनोड के साइड एक इमेज बनता है। अगर ऐसा है
तो वो कैथोड रे क्या बोला जाएगा, उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे, और वो एनोड बोला गया, क्या बोला गया, सॉरी कैथोड बोला गया, उसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। ये कहने का मतलब है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में देखा था, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पर एक व्हील लगा दिया था और उस व्हील का इमेज बन रहा था पीछे के साइड। ये उन्होंने बताया, कैथोड व्हील का इमेज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये बताया था। तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है। उतने पॉइंट यहाँ पर दिए नहीं है, मतलब बहुत कम चीज़ें दी गई हैं, बट मैं वो सारी बातें आपको यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे तो ना तो आपको मैग्नेट मिलेगा, ना तो आपको व्हील मिलेगा, और ना तो ये सब प्रोसेस मिलेगा। बट मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ। एक बार लास्ट फिर से सुनो, अब उसके बाद आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, सुन लो आप। मैंने क्या बोला, हम लोग पढ़ रहे हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको किसने बताया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, किसने बोला, जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन ने ये बताया कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं और उस ट्यूब में जो कुछ भी प्रेशर है, प्रेशर को एकदम कम किया जा रहा है, निग्लिजिबल बनाया जा रहा है, 10⁻⁻⁴, जो कि बहुत कम वैल्यू होती है, 10⁻⁻⁴ mmHg। प्रेशर को बहुत कम किया गया और उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया गया, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया। एक साइड है कैथोड, दूसरी साइड है एनोड। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। जब उन्होंने हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो वहाँ से मेटल से एक रेडिएशन निकलनी स्टार्ट हो जाती है, मेटल से रेडिएशन निकलती है, और उस ट्यूब में हमने एक गैस फिल किया हुआ है। हमने एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन गैस हमने फिल किया हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड को वो ब्रेक करता है और हाइड्रोजन गैस भी इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करता है। एक तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरा हाइड्रोजन गैस के भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर साथ में एनोड की तरफ जाते हैं। जब एनोड से टकराते हैं तो वहां पर एक हमको ग्लोइंग करके कुछ दिखता है, वहां पर वो शाइन करना स्टार्ट करता है, चमक दिखाई देती है। कैसी चमक, जिंक सल्फाइड की चमक होती है, ग्रीन कलर की, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें बताई कि जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकले, हमने मान लो 2 प्लेट वहां पे रखा, एक ऊपर एक नीचे, प्लस माइनस, तो वो प्लस की तरफ झुका, प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और हमने ये पढ़ा हुआ है साइंस में कि प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो माइनस रहा होगा। अगर वो प्लस की तरफ झुक रहा है, नेगेटिव तरफ नहीं गया, इसका मतलब वो कैसा चार्ज रहा होगा, माइनस चार्ज रहा होगा। एक तो ये बातें हो गई, एक तो क्लियर हो गया कि वो माइनस चार्ज रहा होगा। दूसरी बात उन्होंने एक बात और देखी कि अगर हम कोई व्हील टाइप का कोई सब्सटेंस रख रहे हैं जो मूव कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि पंखे टाइप का होता है, व्हील टाइप का, तो उसका एक मिरर इमेज वो बना रहा है पीछे, अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो। दूसरी बात ये है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ये 3-4 चीजें जे थॉमसन ने बताई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। When discharge tube connected with high voltage at very low pressure, then emit radiation then radiation
आयोनाइज गैस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस moving together towards anode. If two plate kept between discharge tube then cathode ray attracted towards positive charge, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड रे अट्रैक्टेड कैथोड रे अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, कैथोड रे अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। सर वो हाई वोल्टेज एट वेरी लो प्रेशर देन रेडिएशन आयोनाइज गैस, आयोनाइज। ये सारे इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इफ टू प्लेट केप्ट बिटवीन डिस्चार्ज ट्यूब, सबको एक्सप्लेन करना होगा, ध्यान देना। मेरे क्लास में जितना मैं पढ़ाता हूं सबको आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो फिर ठीक नहीं होगा। मैं बहुत डेंजर हूं, आपको पता ही है। ये इफ टू प्लेट केप्ट बिटवीन डिस्चार्ज ट्यूब, दो प्लेट रखी हैं, ऊपर है कि नीचे, बीच में डिस्चार्ज ट्यूब है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज तरफ आते हैं, नीचे की तरफ, मतलब प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये कहने का मतलब है। प्लस प्लस क्या होता है? रिपल्शन होता है। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई कर रही है, मैं स्टोरी पढ़ा रहा हूं। प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है ना। अगर आपने ध्यान से सुना है तो कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई है जो आपको समझ में ना आए, अगर आपने अच्छे से उसको सुना है बस केवल। लेकिन अगर सिर्फ सुना है, यहां तक नहीं पहुंचा है, यहां तक कैसे नहीं पहुंचता? जब आप ध्यान से नहीं सुनते। सुन तो रहे हो लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है अगल बगल, तो उस कंडीशन में वो चीज़ें सेट नहीं होती माइंड में। मैंने ये बोला कि अगर एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें प्रेशर को बहुत कम किया गया है, निग्लिजिबल है, 10⁻⁻⁴ mmHg, उसके बाद अगर उसको दो प्लेट से कनेक्ट किया गया है, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जब उसको हम एक हाई वोल्टेज करंट से कनेक्ट करते हैं तो वहां से मेटल जो होता है वहां से रेडिएशन निकलना स्टार्ट होता है, मेटल वाली प्लेट से, मतलब कैथोड वाली प्लेट से। वो रेडिएशन हमने एक हाइड्रोजन गैस भी फिल किया हुआ है ट्यूब में, उस हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करता है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करके उसको आयोनाइज करता है। तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हाइड्रोजन से भी निकलते हैं,
अब दोनों के इलेक्ट्रॉन, जो मेटल से रेडिएशन निकली है वहां के इलेक्ट्रॉन और जो गैस के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों साथ में चलते हैं किधर की तरफ, एनोड की तरफ। और जब उसकी प्लेट से टकराते हैं एनोड की तरफ तो वहां से उसका जो प्लेट है वहां पर एक उसको पॉलिश किया गया है जिंक सल्फाइड से। तो उसका ये नेचर होता है कि अगर कोई भी रेडिएशन वहां टकराती है तो वहां पर एक ग्लोइंग होता है, वहां पर शाइनिंग करता है, आपको चमक दिखाई देगी वहां पे, तो वो चमकता हुआ है दिखाई देता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर वहां पर कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रेडिएशन हैं, वो उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर दो प्लेट रखा हुआ है प्लस माइनस, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर प्लस माइनस रखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो रेडिएशन जो है वो प्लस चार्ज तरफ जाते हैं। तो उन्होंने ये समझा कि अगर वो प्लस चार्ज तरफ जा रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो माइनस चार्ज रहा होगा, और अगर माइनस चार्ज है तो उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला उनको? इलेक्ट्रॉन बोला। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्हील हम लोग रख देते हैं बीच में जो कि मूव करता हुआ दिखाई दे हमको, तो उसका मिरर इमेज बनता है पीछे के साइड, यानी कि एनोड के साइड। ये उन्होंने देखा था। क्लियर हुआ? अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। आपने जान लिया क्यों नेगेटिवली होता है, आपको मालूम चल गया क्या एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे कैसे। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। सी का मतलब कूलम। ये चार्ज की यूनिट होती है। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो कितना होता है? 10⁻⁻19 कूलम। सी का मतलब चार्ज ऑफ, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम बोलते हैं इसको, कूलम। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अभी हम लोग प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट की भी बात कर रहे हैं कि उसको कैसे हमने देखा प्रोटॉन को। प्रोटॉन जो होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब उतना ही मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का। प्लस ये क्या होता है कि पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन, नो चार्ज। एक ऐसे लोग जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं क्लास में, उनका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना जाए, बिल्कुल इरेलीवेंट बातें उनको अच्छी नहीं लगती, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, उनको पॉजिटिव बुलाया जाता है ना। एक वो लोग जिनको पढ़ाई नहीं करनी, बाकी सब कुछ करना है, नेगेटिव ना। और एक वो जिसको पढ़ाई भी नहीं करनी है और नेगेटिव भी नहीं जाना है, ठीक है, न्यूट्रल। जिसको पढ़ना भी नहीं है, हाँ, लेकिन वो डिस्टर्ब भी नहीं करते, तो वो न्यूट्रल बोले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कि उस पर मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। -31 आपको पता ही है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम है, आपको पता ही है। अगर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये कितना होता है? सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻। अच्छा, न्यूट्रॉन का भी अप्रॉक्स सेम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? वो भी सेम ही होता है, 1.67 इंटू
10⁻⁻27 kg। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड। एक नाम आता है गोल्डस्टीन का प्रोटॉन के बारे में। हाँ, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है, बट मैक्सिमम जो आता है वो रदरफोर्ड का आता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था? प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड। किसने बोला? रदरफोर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो जे थॉमसन। उसके बाद अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है चैडविक। क्या नाम आता है? चैडविक। न्यूट्रॉन्स के बारे में चैडविक ने बताया था। चैडविक। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, पूछा नहीं जाते बट फिर भी आप जानते रहो, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं? ईट पर नाचे। हाँ, ईट। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट मतलब जे थॉमसन। कुछ बुक्स में उनका नाम टॉमसन लिखा हुआ है, टॉमसन या थॉमसन, आप जो बोलो, टॉमसन, बट एक्चुअल में थॉमसन है, टॉमसन लिखा होता है कहीं कहीं पे। तो ईट का मतलब इलेक्ट्रॉन और टॉमसन, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने बताया था। पर, ईट पर, प का मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड। ईट पर। और नाचे, न से न्यूट्रॉन, और चे का मतलब चैडविक। तो ईट पर नाचे, याद रहेगा? ईट पर नाचे। यहां पर देखो। अच्छा, हिंदी में लिखे बहुत दिन हो गया, लिखता हूं जरा। ईट पर नाचे। ईट पर नाचे, है कि नहीं? देखो यहां पे ई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। ट का मतलब टॉमसन। प का मतलब प्रोटॉन। र का मतलब रदरफोर्ड। न का मतलब न्यूट्रॉन। बोलो भाई। और यहां पर चे का मतलब चैडविक। याद रहेगा? ईट पर नाचे ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ईट, टॉमसन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, टॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक। ठीक है, क्लियर है? इसको फटाफट नोट करिए। हाँ, तो इंग्लिश में लिखो, मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये समझ लो कि क्लास की चीजें हमें क्लास में ही लर्न करनी है। अगर मैक्सिमम चीजें आप यहां पर सीख के जाते हो तो आपको रिवीजन करने में उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां पर नहीं सीख रहे हो तो आपको वो चीजें कंफ्यूजन में बनी रहेंगी। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि पढ़ाई एकदम छोड़ दो और समझना बंद कर दो। 1.6022 क्यों लिख रहा है? अप्रॉक्स जो लिखा रहता है वो बता रहा हूँ। -1.6 इंटू, हाँ यही यूज़ करना है। सम में मैक्सिमम यही यूज़ किया ही जाता है। -1.6 इंटू 10, हाँ माइनस रहेगा। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता ही है ना, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता ही है। मैग्नीट्यूड इतना रहेगा आपका। आप लोग समझ में आ रहा है? पक्का? झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं पकड़ लेता हूं, मालूम चल जाता है। अगर देखो मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर माइंड में आपके कोई भी छोटा से छोटा डाउट है तो आपको तुरंत कोऑर्डिनेट करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि बहुत छोटी चीजें इसको रहने देते हैं, मतलब आप उसको कोऑर्डिनेट करके पूछो, तभी वो डाउट क्लियर होगा। नहीं तो फिर वो चीजें अगर रह जाएंगी तो फिर लंबे टाइम तक वो बना रहेगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स।
देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। इसको रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हुआ क्या कि उन्होंने एक यहां पर सोर्स रखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से अल्फा रेस निकल रही हैं, ठीक है, यहां से अल्फा रेस क्या हो रही है, और बीच में यहां पर एक लेड की प्लेट भी रखा हुआ है। किसकी प्लेट? ये प्लेट है लेड की, लेड प्लेट। तो यहां से अल्फा रेस निकलती हैं, यहां से ये अल्फा रेस निकलती हैं, ठीक है, अल्फा रेस यहां से निकलती हैं। अब यहां से होता क्या है कि और यहां से आपको एक गोल्ड फॉइल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? गोल्ड फॉइल। इसको गोल्ड फॉइल बोलते हैं, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक। अब यहां से होता क्या है कि उन्होंने ये देखा कि अल्फा रेस जब निकलना स्टार्ट हुई तो मैक्सिमम अल्फा रेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। मतलब कुछ अल्फा रेस इधर चली गई, कुछ अल्फा रेस इधर चली गई, मतलब उनकी स्कैटरिंग हुई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। रदरफोर्ड ने ये देखा कि जब अल्फा रेस का जो सोर्स है वहां से अल्फा रेस निकल रही हैं और यहां से गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद मैक्सिमम अल्फा रेस क्या हुई हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। उनमें से एक अल्फा रेस ऐसी थी जो बाउंस बैक हुआ, मतलब वापस उसी डायरेक्शन में आ गया, मतलब जैसे वो गया वैसे ही उसी डायरेक्शन में वापस लौट आया। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। बहुत सारे साइंटिस्ट और रदरफोर्ड के बीच में बातें चल रही थी कि भाई जो एटम होता है ना, एटम का जो सेंटर होता है, मतलब एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे सब्सटेंस में एक जैसा होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, भाई ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो पूरे सब्सटेंस में नहीं होता, मतलब वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। ऐसा किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो एटम होगा वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है। उसी को दिखाने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ये रेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई, अगर वहां पर कुछ रहा होता, अगर एटम हर जगह है तो वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक हुआ होता हर जगह से, लेकिन सिर्फ एक जगह से वो क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, मतलब एक ही जगह टकराने के बाद वापस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम तो सेंटर पर ही प्रेजेंट है, एटम इधर इधर उधर कहीं नहीं है। अगर वो बहुत सारी रेस लेफ्ट राइट कहीं भी जा रही हैं, सिर्फ एक रेस ऐसी है जो वापस आ रही है, इसका मतलब जहां से वापस आ रही है, इसका मतलब एटम सिर्फ वहीं पे प्रेजेंट है। एटम कहां पे प्रेजेंट है? सेंटर पर प्रेजेंट है। हम लोग यहां पर प्लेट रखा गया है, हाँ, फोटोग्राफी प्लेट। अब यहां पर क्या हुआ, उन्होंने अल्फा रेस का यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है रदरफोर्ड ने, और यहां से अल्फा रेस निकल रही हैं। बीच में एक लेड की प्लेट है, यहां से उसको पास कराते हैं। अच्छा, बहुत सारे ये लेड प्लेट रखा है, गोल्ड फॉइल रखा है, उसका रीजन क्या है? हाँ, तो मतलब इतने ज़्यादा सिस्टम मीडियम बीच में रखे क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है? इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लेड से और गोल्ड फॉइल से उसको पास कराने के लिए रखा हुआ है, मतलब एक फिक्स इंटेंसिटी के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब वो लेड की प्लेट और गोल्ड फॉइल से पास कराते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी रेज ऐसी होती हैं
जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। सिर्फ एक रेज ऐसी होती है जो बाउंस बैक करती है, मतलब जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन फिर से वापस आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि जहां से रेज वापस आ रही है सिर्फ वहीं पर क्या है, एटम प्रेजेंट है। और उसी को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस। उसी को उन्होंने न्यूक्लियस बोला कि मतलब किसी भी एटम का जो सेंटर होता है ना उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस यहीं से आया हुआ है। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस जहां से वो टकरा के आया उसको उन्होंने क्या बोला, एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहीं से वो टकरा करके वापस गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी सारे डायरेक्शन वो उधर उधर चला गया, लेकिन यहाँ पर टकराने के बाद क्या हुआ, वो उसी डायरेक्शन में वापस गया। तो उसको रदरफोर्ड ने बोला कि जो एटम होता है वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है, न कि पूरे सब्सटेंस में। बाकी साइंटिस्ट ये बोल रहे थे कि पूरे सब्सटेंस में एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट रदरफोर्ड ने बोला कि ऐसा नहीं है। एटम जो है वो सेंटर पर प्रेजेंट है, और उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जिसमें ये देखा कि एक रेस सिर्फ वापस में बाउंस बैक कर रही है, बाकी सभी रेस इधर उधर घूमने चली गई। ठीक है, ये जो एटम है गोल्ड का एटम। कौन ये तो मैंने आपको एक सिस्टम दिखा दिया न्यूक्लियस का। ये मैंने न्यूक्लियस बताया हुआ है, ये एटम नहीं है। मतलब एटम हो भी सकता है बट डिफरेंट है। ये गोल्ड फॉइल से पास करवाया है, पास करवाया हमने गोल्ड फॉइल से। और वो बहुत पतला है, राइट? और वो बहुत, हाँ, उसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, बहुत कम थिकनेस होती है। और फिर ठीक है, अभी समझा? तो रेस निकलती है यहाँ से और गोल्ड फॉइल से पास करती हैं। 99 जो रेस होती है मैक्सिमम, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। एक रेस ऐसी होती है जो बाउंस बैक करती है, मतलब पास ही नहीं होती है। हाँ, वो 360 डिग्री से वापस आती है, 360 डिग्री से वापस चली आती है। कहने का मतलब ये है, जिस डायरेक्शन में वो जाएगी उसी डायरेक्शन में फिर से वापस। तो उसी को उन्होंने क्या बोला कि जो रेस वापस आ रही है, जहां से टकरा कर वापस आ रही है, वहीं पर एटम प्रेजेंट है, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। क्या बोला? न्यूक्लियस। कि एटम जो होता है वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ये था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको बनाइए, फिर मैं कुछ लिखवाता हूँ स्टेटमेंट आपको। हाँ बोलो, क्या डाउट है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बोला कि एटम तो यहाँ पर सेंटर पर है, क्या इसका सेंटर यहाँ पर थोड़ी है? इसका, ये एक प्लेट है, इसका सेंटर जहाँ पर ये टकरा के वापस आ रहा है वहाँ पर सेंटर है। एटम बाकी जगहों पे नहीं होते हैं। उन्होंने बोला कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें हर जगह अगर एटम प्रेजेंट है तो हर जगह से वो डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। एटम सिर्फ सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ये कहना था रदरफोर्ड का। वही एक्सपेरिमेंट हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये पूछना है कि गोल्ड फॉइल ही हमने क्यों चूज किया, गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज किया, क्या रीजन था? उसकी थिकनेस बहुत कम होती है ना। उसकी गोल्ड फॉइल इसलिए चुना क्योंकि हम लोग बहुत कम और थिन वहां पर शीट्स उसकी निकाल सकते हैं, इसलिए यहां पर यूज किया उसको। कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता है ना। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि आप बुक का ही लिखो। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूं उसको। ठीक है, इन द ईयर, हाँ वही है, 1911 हाँ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड फाउंड, पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फाउंड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ
scattering of alpha particles, scattering of alpha particles, scattering of alpha particles by thin gold foil, thin gold foil, thin gold foil, that a few alpha particle, that a few alpha particles bounce back, few alpha particles bounce back from this he inferred the presence of INFERRED, inferred. From this he inferred the presence of massive and positively charged nucleus inside the atom, positive charge nucleus inside the atom. ठीक है, ये था आपका रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। इसका वीडियो एनिमेशन इसमें शायद नहीं होगा, यूट्यूब पे तो होना ही है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, न्यूट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट जो है बहुत कॉमन है। अब जैसे उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया, वैसे ही यहाँ पर एक और प्रोटॉन्स को जब उन्होंने एक पैराफिन मोम से पास करवाया, पैराफिन मोम होता है, वैक्स जानते हो, वैक्स एकदम वैसे होता है, पैराफिन मोम का जो सीट होता है एकदम वैसे ही होता है। तो जब उन्होंने प्रोटॉन्स को वहाँ से पास करवाया, तो प्रोटॉन के जैसा ही एक पार्टिकल, उसके जैसा ही रेडिएशन शो करने वाला, उनको एक दिखा वहाँ पर न्यूट्रल, मतलब उसको कोई चार्ज नहीं था। जब प्रोटॉन के रेडिएशन को उन्होंने देखा, तो प्रोटॉन के साथ साथ एक और रेडिएशन उनको दिखा जिस पर कोई चार्ज नहीं था, उसको उन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन्स बोला। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो जरा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक, नोट करना जरा, जेम्स चैडविक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जेम्स चैडविक measured the velocity of protons, measured the velocity of protons knocked out from paraffin, knocked out, knocked out from paraffin by
knocked out from paraffin by an unidentified radiation paraffin by an unidentified radiation from beryllium he determined that mass of the particles of the unidentified neutral radiation which came out to be almost the same as that of neutron प्रोटॉन एज दैट ऑफ, लोग न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे, एज दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। पोलोनियम से भी अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है पोलोनियम। हाँ, काफी स्ट्रांग होता है पोलोनियम। एक्चुअल में उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो क्रॉस कर सकता है, आर पार कर सकता है वो। तो यहां पर उसको जब हम पोलोनियम के सोर्स से हम लोग बेरिलियम की शीट होती है उससे पास कराते हैं, बेरिलियम की शीट से, और उसको पैराफिन की एक शीट होती है उससे पास कराते हैं, तो हमें दो टाइप की रेडिएशन मिलती है। वही बताया ना उसने, न्यूट्रॉन्स, चैडविक ने ये देखा कि जब हम लोग प्रोटॉन्स की रेडिएशन को वो मेजर कर रहे थे, तो उन्होंने अल्फा सोर्स से अल्फा जो रेज निकल रही थी, उन्होंने उसको बेरिलियम की शीट और पैराफिन मोम उसकी शीट से पास कराया, तो उनको दो टाइप की रेडिएशन दिखी। एक तो प्रोटॉन को देखा उन्होंने, दूसरा उनको प्रोटॉन के जैसा ही एक न्यूट्रल रेडिएशन को दिखी, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया। ठीक है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए उसको क्या उन्होंने बोला, न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रल। बना सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? सेम। ठीक है, नोट करिए इसको। अच्छा, एटॉमिक नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी ध्यान देना। एटॉमिक नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू पी इक्वल टू ई। ओ सॉरी, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो होता है ना,
ए को बोलते हैं एटॉमिक मास और ये होता है P प्लस N। क्या होता है? एटॉमिक मास और ये होता है प्रोटॉन और ये क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्यों? एक टीचर चिल्ला रहा है, वो नहीं थका हुआ है? अच्छा, मैं चाहता हूं कि आपने तो बताया, आप ये सभी 1 2 3 4 5 5 के 5 ये जो बेंच है, आप लोग कब फटाफट आंसर बताओगे? एकदम तोते की तरह। आप लोगों में से इन्होंने अच्छा आंसर दिया, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा से सुना था, उसको समझा था, इसलिए उन्होंने आंसर बढ़िया दिया। ऐसे ही बाकी लोग आंसर अगर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों का भी ऐसा ही आंसर आए। ऐसा कब होगा? बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप जो भी स्टूडेंट को देख रहे हो बता रहा है, आप उसके जैसा या फिर उससे और भी अच्छा बताने की कोशिश करिए। देखिए, हार्ड वर्क का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, पढ़ाई करनी ही पड़ती है। अगर आप ये सोचो कि बिना पढ़े कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी काम को अगर करना है तो फुल डेडिकेशन के साथ करना होता है, और अगर आप सोचो कि नहीं मतलब हो जाता है ऐसे ही, तो ऐसे तो कुछ नहीं होता है। और जो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं उसकी वैल्यू भी नहीं होती है कि नहीं?